औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छा, बोहर ने जो हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस हैं वो कैलकुलेट किया था, तो उसके जो डेरिवेशन है एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन की हम क्या करते हैं और डेरिवेशन करते हैं। लेट्स सपोज यह हमारे पास क्या है, विच न्यूक्लियस हैं और ये क्या हैं, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रही हैं वो जो इस पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पर एक जो फोर्स हैं ये वो कोलम्बिक फोर्स हैं, कोलम्ब फोर्स, कोलम्बिक फोर्स एफसी, ये जो कोलम्बिक फोर्स हैं, कोलम्बिक ये कोलम्बिक फोर्स इस पर अप्लाई हो रही हैं। दूसरी बात है, ये इलेक्ट्रॉन बच्चे क्या करते हैं, ये ऊपर की तरफ जाती हैं, ख़ुद को छुटकारा हासिल करती हैं, तो इस पर एक अदर फोर्स लगती हैं, एफ सेंट्रीफ्यूगल, इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही हैं। इस तरह के रेट्स फोर्स यहाँ पर ये जो फोर्सेस हैं, मुख्तलिफ लोग इसमें सारे काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन है या एक पत्थर है और हमने एक रस्सी के साथ बांधी हुई है, तो जब हम इसको इस तरह घुमाते हैं तो इस पत्थर पर कितने फोर्सेस लगते हैं, टू टाइप ऑफ फोर्सेस लगते हैं। एक तो हमारे हाथ से जो हम फोर्स लगा रहे हैं इस रस्सी के साथ बांधा हुआ है, और एक जो है एक इस पत्थर पर हमेशा के लिए एक ऐसी फोर्स अप्लाई हो रही है जो ये बाहर की तरफ धकेल रही हैं। अगर ये पत्थर यहाँ से खोल जाए तो ये कहाँ तक जाएगी, ये इस तरह बाहर जाएगी नहीं, तो इसका मतलब है कि इस पर मुसलसल एक आउटवर्ड फोर्स भी लगती हैं और इनवर्ड फोर्स भी लगती हैं। ये दो जो फोर्सेस हैं, अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये आउटवर्ड जाएगा, अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये इनवर्ड जाएगा ये पत्थर। लेकिन अगर ये पत्थर ये दोनों फोर्सेस क्या कर ले, एक दूसरे को क्या कर ले, बैलेंस कर ले, तो ये पत्थर कहाँ जाएगी, ये पत्थर मजबूर हो जाएगी सर्कुलर मोशन पर ये मजबूर हो जाएगी। तो लिहाजा यही किस्सा इलेक्ट्रॉन की भी है। इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्सेस लगते हैं, एक जो फोर्स है वो चाहिए न्यूक्लियस की तरफ, ये जो प्रोटॉन है यहाँ पर ZE चार्ज ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन, ये इसमें चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में और इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कोलम्बिक फोर्स लग रही है इस पर, और एक है वो जो क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन इस तरह टेंजेंशियल वेलोसिटी इसमें पैदा हो जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ ये यहाँ पर घूम रही है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस पर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स लगते हैं, एफ कोलम्बिक, ये किस चीज़ के बराबर है, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, एफ कोलम्बिक इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक जो ये क्या है, ये स्पेस परमिटिविटी कांस्टेंट है, स्पेस परमिटिविटी कांस्टेंट, और ये क्या है, ये Q1 जो है एक इलेक्ट्रॉन ले ले K, ये क्या ले ले, लेट्स सपोज ये हम प्रोटॉन की क्या है ZE, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये हम ले लेते हैं, और दूसरी जो चार्ज है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये क्या है, ये आर स्क्वायर है। कूलम लॉ क्या कहते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस, कोलम्बिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, और ये क्या है, ये कूलम कांस्टेंट है। तो लिहाजा ये इक्वेशन हम फर्दर मॉडिफाइड कर सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर लें, K इज इक्वल टू ZE स्क्वायर लिख दें। इस पर डिपेंड नहीं करता, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, कम है कम अट्रैक्ट करेगा, उसके दरमियान जो रेडियस है, डिस्टेंस है दो चार्जेस के दरमियान, ये वाला, अरे इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये आर स्क्वायर है। ये बच्चों क्या है, ये जो K है ये किस चीज़ के बराबर है, ये K बराबर है 1/4 पाई E0। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या पुट कर सकते हैं, एफ कोलम्बिक इज इक्वल टू ZE स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई E0। ये E0 बच्चों क्या है, E0 क्या है,
ई नाट, ये फ्री स्पेस परमिटिविटी है। ये फ्री स्पेस परमिटिविटी है और इसकी वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 है। ये फ्री स्पेस परमिटिविटी क्या चीज़ है? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द वैक्यूम या एयर विच इज़ ऑफर्ड टू द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेस। लेट्स सपोज यहाँ पर क्या है, Q1 है और यहाँ पर ये क्या है, Q2 है, और ये एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये ईयर इसको कितनी रेजिस्टेंस पेश करती है, या हो इजी फॉर दिस टू चार्जेस टू अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्री स्पेस रेजिस्टेंस या परमिटिविटी। ये जो एयर है कितनी ये दो चार्जेस को परमिट करते हैं, अलाउड करते हैं कि ये एक दूसरे पर क्या कर ले, ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाए। तो लिहाजा इसको हम कहते हैं फ्री स्पेस परमिटिविटी, या हो इट इज़ ईजी फॉर द चार्जेस टू अट्रैक्ट टू पुल ईच अदर्स। तो लिहाजा ये फ्री स्पेस परमिटिविटी है। इस तरह ये एक इक्वेशन 1 है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रही हैं ऊपर की तरफ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक घूमने पर मजबूर करती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एफ सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है जो घूमने पर मजबूर क्या है, mv²/r है। बच्चों ये क्या है, ये mv²/r है। तो ये क्या है, इक्वेशन 2 हो गया। तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रही है इस सर्कुलर शेल में, तो ये तब घूम रही है कि एफ कूलम्बिक, ये कूलम्बिक बराबर हो जाए एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। जब दोनों बराबर कर ले, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये जो कूलम्बिक फोर्स है, जब एक दूसरे को ये बराबर या बैलेंस कर ले, तो इलेक्ट्रॉन घूमने पर मजबूर हो जाती है, घूमना शुरू कर दी थी इन अ सर्कुलर मैनर। तो लिहाजा एफ सेंट्रीफ्यूगल क्या है, ये एफ कूलम्बिक क्या है, 1/Q/Z∈E²/4πE0r इज इक्वल टू mv²/r। तो लिहाजा हम रेडियस की कैलकुलेशन करते हैं। तो एक रेडियस बच्चों इसके साथ चला गया, और यहाँ पर एक ZE²/4πE0 और एक रेडियस रह गया इज इक्वल टू mv², यहाँ पर 1 रह गया। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो जो mv² है मल्टीप्लाई 4πE0r है इज इक्वल टू ZE² है। तो लिहाजा हमें चूँकि r चाहिए, तो ये सारा टर्म यहाँ से चला जाएगा, और यहाँ पर हम ये चूँकि मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर डिवीज़न में चला जाएगा, तो m 4πE0r चूँकि यहाँ पर रह गया ये वाला, तो 4πE0 लिख दिया, mv², ये यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या रह गया, ये वाला सारा टर्म यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर डिवीज़न में आ गया। तो लिहाजा r हमारे पास क्या है, ये जो रेडियस है, ये वाला जो रेडियस है, ये वाला रेडियस हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये किस चीज़ के बराबर है, ZE²/4πE0 mv²। अगर यहाँ पर हम Z चूँकि इन केस ऑफ प्रोटॉन या हाइड्रोजन ये चूँकि 1 है, और ये जो चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो तो हमें मालूम है 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम्ब, ये तो हमें मालूम है। 4π की वैल्यू भी मालूम है, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू मालूम है, 8.8 या फ्री स्पेस परमिटिविटी 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻11 ये है। तो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें मालूम है, ये जो घूम रही है सर्कल में ये वाला, इसकी वजह जो मास है ये भी हमें मालूम है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। और इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मुश्किल है,
वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो किसको ये पता है कि कितनी वेलोसिटी पर ये घूम रही हैं इस शेल में, तो लिहाजा इसको निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो बोर की फोर्थ जो पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट नंबर 4 ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ये क्या कह रही है कि MVR हमारे पास किस चीज़ बराबर है, NH/2πr की बराबर है कि नहीं। तो लिहाजा अगर यहाँ पर हम क्या कर लें, ये MVR 2π NH/2π, तो यहाँ पर क्या कर ले, अगर यहाँ पर हम R को डिवाइड कर ले, यहाँ पर B डिवाइड कर ले, यहाँ पर M को डिवाइड कर ले, यहाँ पर B डिवाइड कर ले, वो जो तो यहाँ से R चला जाएगा और यहाँ से M चला जाएगा। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी यहाँ पर रह जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर हम जो स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरह ये रेडियस में बच्चों पुट करते हैं, रेडियस में बच्चों हम पुट करते हैं तो Z² 4πE0m, और इसकी जगह बच्चों हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी की जगह हम क्या लिखते हैं, हम ये वाला फिगर लिख लेंगे NH/2πrm। तो ये लिख दिया बच्चों, स्क्वायर है तो इस पर हम स्क्वायर लेंगे, R इज इक्वल टू Z²/4πE0m, और चूँकि ये क्या है तो n पर भी स्क्वायर है बच्चों, h पर भी स्क्वायर है, और क्या है यहाँ पर 2πrm, 2 ये 4 हो जाएगी, 2 पर स्क्वायर है, पाई पर स्क्वायर है, पाई पर स्क्वायर है बच्चों, ये r पर स्क्वायर है, रेडियस पर स्क्वायर है और m पर स्क्वायर है, तो m पर भी स्क्वायर अलग लिख दिया, ऊपर चूँकि सारों पर क्या है स्क्वायर है। तो ये इस तरह लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू ZE², ये यहाँ से ये सारा टर्म क्या कर ले, इस तरह लिख ले 4πE0m, ये क्या कर ले, ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कि नहीं है, तो n²h² मल्टीप्लिकेशन में, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन में है, और ये क्या है, ये इससे नीचे हैं, ये इन सारों से इससे भी नीचे हैं, तो 4π² r² और m², ये हम क्या है, ये बच्चों क्या है, अगर ये वाला हम क्या कर लें, इसकी पावर टोटल अगर हम लिख लें, ये वाला 1 है, ये वाला 1 है इसकी पावर, तो अगर यहाँ पर हम क्या कर ले, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, अगर हम इसको क्या कर ले, ये फिर ऊपर, तो इसकी पावर फिर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह ZE², ये सारा टर्म क्या है, यहाँ पर डिवीजन में है, तो यहाँ पर आ जाएगी 4π² r²m², ये बच्चों ऊपर चला गया, और ये वाला 4πE0m(n²h²), ये बच्चों नीचे रह गया। तो यहाँ पर 4π के साथ कैंसिल हो जाएगी कि नहीं, एक पाई इसके साथ स्क्वायर और 4 इसके साथ चला गया। दूसरी बात है कि मास इसके साथ चला गया, इसके स्क्वायर के साथ चला गया कि नहीं, और बच्चों क्या है, ये रेडियस है, ये बच्चों इसके साथ चला गया, तो लिहाजा यहाँ पर क्या रह गया, 1 रह गया, और नीचे भी 1 है, इज इक्वल टू ZE² है और पाई है बच्चों, और क्या है, एक क्या रह गया, रेडियस रह गया, और एक क्या रह गया, मास रह गया, और यहाँ पर क्या रह गया, ε0 रह गया बच्चों, और एक n² रह गया, बल दूसरा h² रह गया। तो लिहाजा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस 1 के साथ ले लेते हैं, तो ZE²πrm इज इक्वल टू E0n²h²। तो लिहाजा हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस की जो हम बात कर लें, E0n²h²/ZE² पाई और m। तो यहाँ पर रेडियस रह गया, रेडियस इज इक्वल टू n बाहर निकाले स्क्वायर E0h²/Z² पाई m।
तो लिहाजा यहाँ पर अगर हम क्या कर लें, इसकी जो रेडियस हमने ये वाला कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर हम अभी देखते हैं कि इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। तो काफ़ी आसान है अभी भाई। n क्या है, n 1 2 3 4 ये शेल की नंबर बता रही हैं। फर्स्ट शेल की रेडियस आप निकालना चाहते हैं, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, ये आसान है। यहाँ पर E0 बच्चों जो है ये फ्री स्पेस परमिटिविटी, इसकी जो वैल्यू है बिल्कुल मालूम है, कोई मसला नहीं है। h की जो वैल्यू है बच्चे ये प्लांक कांस्टेंट, इसकी 6.6262 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकंड है, बिल्कुल मालूम है। अच्छा, Z इन केस ऑफ हाइड्रोजन ये क्या है, 1 है, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 1 है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन क्या है, बिल्कुल हमें मालूम है। पाई की वैल्यू क्या है, 3.41 है। इसी तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो अगर यहाँ पर ये सारे वैल्यू हमारे पास मौजूद हैं, ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं, ऑलरेडी नोन हैं, तो रेडियस हम मालूम कर सकते हैं कि बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा हाइड्रोजन की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, तो n² और इसी जो वैल्यू आती है 0.529 एंगस्ट्रॉम बचे आते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या चीज़ है, जिस तरह के सेंटीमीटर और मीटर है इसी तरह ये एंगस्ट्रॉम भी लेंथ की यूनिट है। तो लिहाजा हम हाइड्रोजन की फर्स्ट जो रेडियस है, इससे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये वाला जगह और ये वाला जगह, फिर ये वाला जगह मैं हटाता हूँ। तो लिहाजा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो लिहाजा इस एटम की जो ये एटम है और इसकी ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये इसकी जो है रेडियस है, मुख्तलिफ शेल है हाइड्रोजन की, इसकी रेडियस फाइंड करते हैं। मुख्तलिफ की जो शेल्स हैं, ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस, हम मुख्तलिफ रेडियस फाइंड करते हैं। तो रेडियस 1 = 1 रेडियस हम फॉर हाइड्रोजन, रेडियस 1 मतलब न्यूक्लियस से जितने फासले पर ये R1 है, तो R1 की हम जो लेंथ है मालूम करते हैं कि कितना है। तो n² 0.59292 ये क्या है, 529 एंगस्ट्रॉम है कि नहीं है बच्चों। n की जगह अब हम फर्स्ट रेडियस के लिए रेडियस मालूम करते, तो n की जगह हम 1 लिखते, शेल नंबर 1 के लिए, तो 1 की जगह स्क्वायर लिखते, 1 पर स्क्वायर लिखते तो क्रॉस 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब क्या है कि 1 पर स्क्वायर ले ले तो वही 1 आएगी, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम बच्चों फर्स्ट जो रेडियस है। ये जो शेल है यहाँ पर साफ बनाता हूँ, ये बच्चों क्या है, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस है, और ये जो क्या है, ये फर्स्ट शेल है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी क्या है, सेकंड शेल है, और न्यूक्लियस से क्या है, ये रेडियस R2 है। इसी तरह ये क्या है, 4 है बच्चों, और इसकी जो रेडियस है ये क्या है, ये 1 2 3, ये 1 2 ये 3, ये R3 है। इसी तरह R4 बच्चों क्या है, न्यूक्लियस से यहाँ की फासले को हम क्या कहते हैं, रेडियस 4। तो इस सारे की आप रेडियस मालूम कर सकते हैं कि नहीं। दूसरी बात यह है कि R2 के लिए अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो n की जगह क्या लिख ले, n की जगह जो 2 लिख दे, उस पर स्क्वायर डाल दे और क्लास क्या कर ले, 0.529 एंगस्ट्रॉम के साथ क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। तो ये क्या आ जाएगी, 2.11 मल्टीप्लाई 2.11 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। इसी तरह रेडियस थर्ड, रेडियस 4 वगैरह आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिहाजा रेडियस 4 जो हैं, रेडियस 4 के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम रेडियस 4 के लिए भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या है, ये रेडियस 3 हैं, रेडियस 3 की जगह हम n की जगह हम क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, इस पर स्क्वायर डालेंगे, 0.529 एंगस्ट्रॉम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 × 9 0.529, इसके साथ 9 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई 0.0.95 0.095 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 0.0
9। तो इसे क्या आता है, इससे बच्चों आता है 4.761 आता है। तो लिहाजा आप एंगस्ट्रम आता है, तो लिहाजा आप क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ रेडियस के लिए हाइड्रोजन की आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चे कितना है, ये बच्चों इतना है। ये जो R1 है ये बिल्कुल बच्चों क्या है, ये इतना है। इसी तरह ये जो बच्चों R2 है, ये R2 वाला जो डिस्टेंस है, ये R2 क्या है, ये वाला है बच्चों, ये कितना है। इसी तरह R3 जो है बच्चों, R3 क्या है, R3 यहाँ से यहाँ की फासले को हम R3 कहते हैं और ये एंगस्ट्रम के बराबर है। तो लिहाजा अगर यहाँ पर हम देख लें इस वैल्यूज़ में, तो R1 से कितने टाइम बड़ा है। R1 चूँकि बच्चों हमारे पास ये है और R2 ये है, तो R2 की जगह, ये 2 की जगह हम ये R2 वाले यहाँ पर n की जगह हम 2 लिखते हैं। तो R2 जो है बच्चों, R2 N1 से इस पर काफ़ी ज़्यादा MCQs आते हैं। R1 से कितना टाइम है, 2 दूनी 4, 4 टाइम R1 से क्या है, ये R2 क्या है, बड़ा है। R2 बच्चे जो हैं ये R1 है और यहाँ से यहाँ तक R2 है, तो ये R1 से R2 4 टाइम क्या है, बड़ा है। और ये इसकी प्रूफ है क्योंकि R1 ये है तो ये R2 है, तो R2 की जगह R2 के लिए यहाँ पर हम 2 पुट करते हैं, तो 2 दूनी 4, तो 4 टाइम। इसी तरह R1 से R3 कितने टाइम बड़ा है, तो ये लिहाजा ये R1 है कि नहीं, इसकी जगह हम R1 लिख सकते हैं और ये R3 के लिए पुट करते हैं, तो 3 या 9, तो 9 टाइम्स क्या है, R1 से क्या है, R3 बड़ा है। इसी तरह अगर हम जो ये वाला शेल है, इसके जो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है और इस शेल और इसके शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है और इस शेल और इसके शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है और इस शेल और इसके शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये भी जब न्यूक्लियस से ऊपर की तरफ जाती है, मतलब न्यूक्लियस से दूर जाती है, तो ये स्पेस भी बढ़ती हैं, अगर यहाँ पर हम क्या कर ले, R2 मनफी R1 रेडियस 1 और रेडियस 2 के दरमियान अगर हम डिफरेंस मालूम कर लेते हैं, लीस होगी किस चीज़ से, R3 मनफी R2। ये जो हम R2 वाला है ये वहाँ से, तो यहाँ की जो डिफरेंस है ऐसे हम क्या कर ले, नेगेटिव कर ले। इसी तरह अगर हम R4 से क्या कर ले, मनफी R3 को नेगेटिव मनफी कर ले, तो इसकी वैल्यू इस तरफ इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब एटम से इलेक्ट्रॉन दूर जाती हैं तो इस शेल की जो फ्रिंजेस है, जिस शेल की जो स्पेस है, इंटर स्पेस बिटवीन 2 शेल्स, ये इंक्रीज़ हो रही हैं। तो लिहाजा इस पर काफ़ी ज़्यादा MCQs आते हैं। एक यहाँ पर MCQs आते हैं कि फ़र्स्ट शेल सेकंड शेल से कितनी छोटी है, या सेकंड शेल फर्स्ट शेल से कितना बड़ा है। दूसरी बात है थर्ड शेल सेकंड शेल से कितना बड़ा है, छोटा है। तो आप इस कैलकुलेशन से बआसानी तौर पर निकाल सकते हैं। दूसरी बात, इसके दरमियान जो डिफरेंस है, तो लिहाजा यहाँ पर R2 लिख दे, R2 ये है, और यहाँ पर क्या कर ले, R1 लिख दे, R1 ये वाला है। इसके इस 2 वैल्यू से जो डिफरेंस आती हैं और इस 2 वैल्यू से जो डिफरेंस आती हैं, इस वाला कम होगी, ये वाला कम होगी और डिफरेंस ये वाला ज़्यादा होगी, और ये वाला सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा बच्चों होगी। तो लिहाजा डिफरेंस बिटवीन द 2 शेल्स, कंसेक्यूटिव शेल्स, इंक्रीजिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो ये सारा बच्चों रेडियस के बारे में था। जो रेडियस है इसकी जो कैलकुलेशन बहुत नहीं किया ना, वो भी कैलकुलेट किया, और जो डिफरेंट बातें हैं इस जितने MCQs आते हैं वो सारा डिस्कस किए हैं। तो अपने भाई को दुआओं में याद रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।